मीडियम स्कूलों की स्थापना। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी भी वर्तमान परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो और उसके लिए पढ़ई तुहर दुआर की शुरुआत हमने की है। 51 शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना, वहीं 14,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है। सुचारू शिक्षा, समृद्ध राज्य। छत्तीसगढ़ खुशहाल है, यहाँ बघेल सरकार है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम का नेतृत्व कर रहा है उत्तर प्रदेश। कोरोना से जहां विश्व के विकास की गति रुक गई, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस समस्या को भी अवसर में तब्दील कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में जापान, अमेरिका, जर्मनी, साउथ कोरिया जैसे 11 देशों की कंपनियां अपने उद्योग लगा चुकी हैं। इन कंपनियों के आगमन से प्रदेश में 7,000 करोड़ का विदेशी निवेश हो चुका है। केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव, गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया। ईज ऑफ डूइंग निवेश निश्चित हुआ है। उत्तर प्रदेश निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर बना है। विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी और 35 लाख युवाओं की कोरोना काल में होता रहा शिक्षा का निर्बाध प्रवाह। पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम से 23 लाख से अधिक विद्यार्थी जुड़े। जिन विद्यार्थियों के पास नहीं थी इंटरनेट की सुविधा, ऐसे 7.5 लाख से अधिक को मिला पढ़ई तुहर पारा का लाभ। सरकार के प्रयासों से लाखों शिक्षक भी बने कोरोना योद्धा। ऑनलाइन कक्षाओं और माइक से पढ़ाई को जारी रखा। स्कूल भले रहे बंद, लेकिन मध्याह्न भोजन योजना सुचारू रूप से चली। छत्तीसगढ़ सरकार के 90% स्कूली बच्चों के घरों तक पहुंचा सूखा राशन। कोरोना काल में भी राज्य के बेरोजगार युवाओं को मिला रोजगार। 14,580 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के निर्देश। नई चुनौतियों का सामना करने में विद्यार्थी भी हो सक्षम, इसलिए प्रदेश में 51 सर्व सुविधा युक्त आदर्श इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी भी वर्तमान परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो और उसके लिए पढ़ई तुहर दुआर की शुरुआत हमने की है। 51 शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना, वहीं 14,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है। सुचारू शिक्षा, समृद्ध राज्य। छत्तीसगढ़ खुशहाल है, यहाँ बघेल सरकार है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। तो फिर भी आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं, ताकि घर को स्वस्थ रखने वाली खुद भी रहे बिल्कुल स्वस्थ। सिर्फ 2 चम्मच दिन में 2 बार रोजाना। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास खबर। मैं हूं अविनाश और आइए खास खबर में सिलसिला शुरू करते हैं उन खबरों का जो सूबों में प्रमुखता से आज चर्चा में रही। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की। खास खबर में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ देश में जहां पर भी भाजपा या कांग्रेस की सरकार है, वहां दलितों और पिछड़ों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने हाथरस मामले के साथ ही उत्तर प्रदेश में अन्य मामलों में दलितों पर बढ़ते अत्याचार का सारा दोष भाजपा सरकार पर लगा दिया। मायावती ने कहा कि हाथरस केस इसका ताजा उदाहरण है। हर स्तर पर दलितों का शोषण हो रहा है। इस मामले में भाजपा और कांग्रेस के लोग एक तरह के ही हैं, दोनों ही दल अंदर से एक हैं। ये दोनों देश और कई राज्यों में बारी बारी से अपनी सरकार बनाकर अपना एजेंडा चलाने का काम करते हैं। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोरोना के साथ सियासत भी गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव में अभी देर है, लेकिन अभी से अपनी अपनी गोटियां फिट करने में सियासी दल जुट गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जो हैं एक बार फिर मुखर हुई हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही उन्होंने इस बार आड़े हाथों लिया है। खासतौर से दलितों के मुद्दे पर उन्होंने योगी सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा है। मायावती का कहना है कि हर स्तर पर दलितों का शोषण हो रहा है। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला है। आज हाथरस की घटना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों का अंदरूनी एजेंडा एक ही है। बारी बारी से ये दोनों दल राज्यों में अपनी सरकार बनाते हैं और एक ही एजेंडा चलाते हैं। तो मायावती का बड़ा बयान उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जहां उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी किसी की भी सरकार हो, दोनों ही सरकारों में दलितों पर अत्याचार के मामलों में इजाफा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से सरकार बनाकर अपना एजेंडा चलाती हैं। भीतर से दोनों ही पार्टियां एक हैं। हर स्तर पर दलितों का शोषण हो रहा है। दलितों के मुद्दे पर मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही करारा हमला बोला है। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही एक ही जैसा ट्रीट किया है। आज अपने बयान में साफ उन्होंने कहा कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही अंदर से एक हैं और एक ही एजेंडा चलाती हैं। दलितों पर जो है अत्याचार का मुद्दा उन्होंने उठाया। क्या कहेंगे? को क्यों समझना होगा, क्योंकि फिर सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर ये 2007 में सामने आई और 2012 आते आते उन्होंने अपनी सत्ता गंवा, क्योंकि कहीं न कहीं दलित वोट बैंक जो है लगातार काशीराम के समय से
लगातार बहुजन समाज पार्टी का एक मजबूत वोट बैंक रहा। और जब मायावती संघर्ष कर रही थी तो वो सीधे तौर पर दलित इशूज को हमेशा वो उठाती रहती थी, हमेशा वो दलितों की बात करती रहती, दलितों के उत्थान की बात करती रहती। और धीरे धीरे दलितों का वोट बैंक अपर कास्ट के वोट बैंक के साथ जब जुड़ा तो मायावती उत्तर प्रदेश में 2007 में सत्ता में है। उसके बाद कहीं न कहीं वोटों का बिखराव हुआ। खासतौर पर 2012 में मायावती के शासन को लोगों ने समझा और उसके बाद फिर अखिलेश यादव को उन्होंने सत्ता में लाया। लेकिन कहीं न कहीं मायावती 2012 से और 2020 तक उनका सीधे तौर पर जिस तरह से वोट बैंक धीरे धीरे कम हो रहा है, उसको लेकर उनकी बड़ी चिंता है कि वो हमेशा, मैंने देखा है कि जब भी वो प्रेस वार्ता करती है या पत्रकारों से वार्ता होती है, बात होती है, तो वो कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की आलोचना जरूर करती है, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनका अपना वोट बैंक है, खासतौर पर दलित वोट बैंक, वो पूरी तरह से डाइवर्जन हो जा रहा है। और इधर अगर हम देखें तकरीबन 2014 के इलेक्शन से अब तक देखें तो दलितों का जो वोट बैंक है वो कहीं न कहीं धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है डाइवर्जन हुआ है। इसको लेकर मायावती की बड़ी चिंता है। इधर कांग्रेस की एक खटपटाहट है उत्तर प्रदेश में अपनी एक जगह बनाने की। दलित वोट बैंक एक मजबूत वोट बैंक है। मायावती का दलित वोट बैंक एक परंपरागत वोट बैंक रहा है। उनकी एक खटपटाहट है कि वो खिसक कर अगर भारतीय जनता पार्टी के पाले में या फिर कांग्रेस के पाले में गया तो उनका जनाधार धरातल पर आ जाएगा। मायावती की जिस तरह से विधानसभा सीटें कम हुई है और उत्तर प्रदेश में जब 2017 में चुनाव हुए, ये भी एक बड़ा कारण था कि बहुत सारे दलित वोट बैंक जो था इनका, कोई को वोट नहीं दिया और वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। ये बड़ी छटपटाहट मायावती की है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो नए इश्यू आ रहे हैं, हाथरस कांड की बात करें या फिर अन्य दलितों के अत्याचार की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं और मायावती को लगता है कि अपना वोट बैंक अगर नहीं बताया जा सकता है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसीलिए लगातार वो समान रूप से कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना। भट्ट साहब, लेकिन एक बात और है, जैसा आप कह रहे थे अभी कि कहीं ना कहीं उनको अपना वोट बैंक खिसकता दिखाई दे रहा है और ये छटपटाहट ही है जो इस तरह के बयान वो दे रही हैं, लेकिन वो भी तो दूसरों के वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश कम नहीं कर रही हैं। अभी ब्राह्मणों पर फोकस किया हुआ उन्होंने, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने अवनाश पहले ही कहा कि जिस सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे मैंने वो दौर देखा था जब मायावती ने अन्य लोगों को टिकट दिया, यानी कि दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों को, ठाकुरों को और तमाम जो वैश्य समाज के लोगों को उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग का निर्माण किया था। और उसी सोशल इंजीनियरिंग की वजह से वो 2007 में सत्ता में आ गए। और निश्चित रूप से जो बहुजन समाज पार्टी के सबसे कद्दावर ब्राह्मण चेहरा है सतीश मिश्रा, उनको उन्होंने आगे किया। और उसके बाद कहीं न कहीं जिस तरह से उनका पतन शुरू हुआ, जिस तरह से उनकी डाउन फाइलिंग शुरू हुई, वो सीधे तौर पर नामा वोट बैंक वहां से सड़ गया और वो भारतीय जनता पार्टी में मिल गया। और उसके साथ साथ उनको अब लगने लगा है कि हम अकेले दलितों के नाम पर सरकार नहीं बना पाए, क्योंकि जब तक वही सोशल इंजीनियरिंग को अगर नहीं दोहराई जाएगी, यानी कि हमारे साथ दलित समाज के भी विधायक हों, जीत कराए और ब्राह्मणों के भी जीत कराए, तो ये तभी मामला बन पाएगा कि जब सभी समाज के लोग जीत कराए तब जो उत्तर प्रदेश का जादू यात्रा है आप उसको छू सकते हैं। और यही कारण खटपटाहट है। कभी वो दलितों की बात करती है, कभी ब्राह्मण समाज में जो जिम्मेदारी उन्होंने प्रतीक मिश्रा को दे रखी है उनको लीड करा रही है और अपने दलितों की बात करती है। और निश्चित रूप से जिस तरह से दलितों के वोट बैंक में बेगुमारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो भी कहीं न कहीं बहुत कमजोर कर दे रही है मायावती। चलिए देखते हैं, क्योंकि अब कहने को बहुत ज्यादा वक्त बचा भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में 1 साल का जो है वक्त बचा है और ऐसे में जाहिर है कि सभी दल अपनी अपनी कोशिशों में लग गए हैं। चुनाव के लिहाज से अपने वोट बैंक को साधने के हिसाब से दूसरों के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए रणनीति तैयार करना अभी से जरूरी हो गया, ये लाजमी भी है। और यही सब कुछ अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आने वाले समय में सियासत
और उत्तर प्रदेश की गर्माती दिखाई देगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासत उफान पर है, खासतौर से बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख जो हैं मायावती, वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही हमलावर बनी हुई हैं। रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर छत्तीसगढ़ में सियासी जंग तेज हो चली है। महिला अत्याचारों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप मढ़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सरगुजा, कोंडागांव, रायगढ़ और बलरामपुर में हुई दुष्कर्म की वारदातों का हवाला देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में हर 4 घंटे में बलात्कार का एक मामला सामने आ रहा है, जो सरकार के लिए शर्म की बात है। दूसरी ओर भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि हाथरस की घटना में सरकार आखिरकार मौन क्यों रही। साथ ही ये कहा गया कि छत्तीसगढ़ की सरकार हर मामले की न्यायिक जांच करा रही है और संवेदनशील होकर काम कर रही है। यहाँ छत्तीसगढ़ में बेतहाशा दुष्कर्म की संख्या में वृद्धि हो रही है। घटना के 2 दिन के बाद ही थाना जाते हैं, रिपोर्ट लिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। तो ये भी एक जांच का विषय है कि किसके निर्देश पर पुलिस रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं होती है। भाजपा की मांग पे मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। प्रदेश की जनता ने उनको विपक्ष की जवाबदारी सौंपी है, तो उनका मांग करना लाजिमी है। लेकिन प्रशासनिक तौर पे अगर कहीं त्रुटि हुई होगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। जहां पर संदेहों में बहुत सारे तथ्य हैं, जहां पर सरकार की संलिप्तता है, यहां पर तो सरकार प्रभावी कार्यवाही कर रही है, तत्काल कार्यवाही कर रही है। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह मांग करना स्पष्ट रूप से इस मामले में स्तरहीन राजनीति का जीता जागता सबूत है। इस खबर पर हम सीधे चलेंगे, हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। निधि, बीजेपी में जो जुबानी जंग इस वक्त चल रही है वो तेज होती दिखाई दे रही है। कई घटनाएं अभी पिछले दिनों दुष्कर्म की सामने आई छत्तीसगढ़ में, और उसको लेकर स्वाभाविक है कि बीजेपी लगातार हमला बोल रही है कांग्रेस पर, और कांग्रेस के अपने तर्क हैं। क्या कहेंगी? छत्तीसगढ़ में जो है महिला अपराध पर सियासी जंग तेज हो चली है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों पर बीजेपी हमलावर बनी हुई है कांग्रेस पर, और कांग्रेस का जो कहना है वो ये कि वो हर मामले की न्यायिक जांच करा रही है और नियम कानून का पूरी तरह से पालन हो रहा है। कानून व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के पूरे जतन किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई। निधि, क्या कहेंगी जो इस वक्त छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म के मामलों को लेकर सियासत चल रही है? जाहिर सी बात है बीजेपी विपक्ष में है, तो इस वक्त वो हमलावर बनी हुई है कांग्रेस पर, लेकिन ऐसे कोई माकूल जवाब कांग्रेस की तरफ से नहीं है जो कहा जा सके कि सरकार गंभीर है इन मामलों को लेकर और ठोस रणनीति पर कार्य कर रही है। क्या कहेंगी? उनका कहना है 9 महीने में कोंडा पिछले 9 महीने में ही, और अगर हम बात करें तो बलरामपुर की अगर बात करें तो 9 महीने में 104 सामने आए हैं, और हर 4 घंटे में 36 में एक बलात्कार का सामने है। इसके अलावा अगर हम 13 महीनों की बात करें अभी, तो 13 महीने में 2575 रेप के मामले नजर आए हैं, जिसको लेकर भाजपा लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर हो रही है
और ये कह रही है, सवाल कर रही है कि जो राज्य सरकार लगातार हाथरस में हुए मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, वो छत्तीसगढ़ में जो मामले लगातार हो रहे हैं उसे दबाने का क्यों प्रयास कर रही है? आखिरकार छत्तीसगढ़ के मामले जो हैं वो उजागर क्यों नहीं हो रहे हैं? तो उनका ये कहना है कि लगातार जिस तरह से दूसरे राज्यों में हो रहे रेप केस का विरोध किया जा रहा है, वैसे ही छत्तीसगढ़ के जो मामले हैं उसे संवेदनशील तरीके से सरकार को उठाना चाहिए ताकि इस मामलों पर नकेल कसी जाए। तो ये तो हुआ छत्तीसगढ़ का आंकड़ा, लेकिन अगर हम पूरे भारत देश के आंकड़ों की बात करें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत देश में अब तक 32,500 से ज्यादा मामले रेप के नजर आए हैं सामने, जिसमें अगर बात की जाए तो राजस्थान सर्वश्रेष्ठ पायदान पर है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश माना जा रहा है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ 8वें स्थान पर रेप के मामलों पर है। और इसमें सबसे जो दुखद बात है वो ये है कि अगर रेप की घटना 32,000 केस है तो उसमें से 93.1% लोग जो पीड़ित के परिवार से रहते हैं वो ही लोग रहते हैं, यानी कि जो पीड़ित, जो आरोपी रहते हैं वो पीड़ित को जानने वाले लोग ही रहते हैं। तो तमाम तरीके से अगर हम प्रदेश की बात करें या फिर देश की बात करें, आंकड़ों पर कंट्रोल कहीं भी नजर नहीं आ रहा है और लगातार इस पर सियासत की जा रही है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इन रेप के मामलों पर लगाम सरकार कब तक कसेगी और ये जो अत्याचार महिलाओं पर हो रहे हैं उस पर जो है अंकुश कब तक लग सकेगा? जी, सीधी सी बात है निधि, ये अपराध जो हैं वो कड़े कानूनों से ही थम सकते हैं, अंकुश लग सकता है। और रेप के मामलों में जहां तक है कि बहुत ही कड़े प्रावधान हमारे देश में किए गए हैं और सजा भी कई मामलों में जो है बड़ी तत्काल दी जा रही है। ऐसे मामलों में देखना होगा कि अब और क्या कुछ सरकार कर सकती है और कितनी जल्दी से जल्दी इन ऐसे आरोपियों को सजा मिले, ये बहुत जरूरी हो गया है। सरकार इस दिशा में क्या करती है देखना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में रेप के मामलों को लेकर बीजेपी लगातार मुखर बनी हुई है और सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में किस तरह से सरकार और कड़े कानून और सख्त कानून बनाती है ताकि अपराधियों में वर्दी का खौफ हो और इस तरह के जघन्य अपराध ना हो छत्तीसगढ़ में, खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।